नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं अप्रैल 2026 के उस काल्पनिक लेकिन बेहद खौफनाक ईरान संकट के बारे में। ये एक ऐसा समय था जब पूरी दुनिया सचमुच एक विनाशकारी युद्ध के मुहाने पर खड़ी थी। हर गुजरते दिन के साथ कूटनीतिक समीकरण इतनी तेजी से बदल रहे थे कि ग्लोबल स्टेबिलिटी पूरी तरह दांव पर लग चुकी थी। तो बिना देर किए आइए सीधे 7 अप्रैल के उस दिन पर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर तनाव किस हद तक पहुंच चुका था। अब जरा इस बात की गंभीरता को समझिए। 7 अप्रैल की शाम को तनाव अपने बिल्कुल चरम पर था। शाम के 5:30 बज रहे थे, डेडलाइन खत्म होने में बस कुछ ही घंटे बाकी थे और तभी एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आती है जिसमें ईरान के पूर्ण विनाश की धमकी दी गई थी। दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का ये बयान इसने पूरी ग्लोबल कम्युनिटी को सन्न कर दिया था। हर कोई बस यही सोच रहा था कि क्या सच में कोई परमाणु हमला होने वाला है? क्या वाकई एक पूरी सभ्यता बस यूं ही खत्म होने वाली है? हालात इतने तनावपूर्ण थे कि मानो पूरी दुनिया ने अपनी सांसें रोक ली हों। लेकिन फिर एकदम अचानक उस विनाशकारी डेडलाइन के खत्म होने से ठीक 90 मिनट पहले 2 हफ्ते के युद्ध विराम की घोषणा कर दी जाती है। जरा सोचिए, सिर्फ 1.5 घंटे, महज 90 मिनट के इस छोटे से फासले ने दुनिया को एक ऐसे भयानक युद्ध से बचा लिया जो शायद इतिहास का रुख ही बदल देता। खैर, कूटनीति और राजनीति की इन तमाम चालों को समझने से पहले हमें उस भारी कीमत को नहीं भूलना चाहिए जो आम इंसानों ने चुकाई है। इस 50 दिन के संघर्ष में हजारों परिवार पूरी तरह बिखर चुके थे। ईरान में 2000 से ज्यादा और लेबनान में 2100 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके थे। देखिए, ये कोई महज आंकड़े नहीं हैं, ये एक बहुत ही दर्दनाक मानवीय त्रासदी की हकीकत है जो हमें दिखाती है कि युद्ध की असली कीमत क्या होती है। और हाँ, सिर्फ इंसानों की जान ही नहीं, एक और बहुत बड़ा खतरा बिल्कुल हमारे सिर पर मंडरा रहा था। मार्च के आखिर में बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के पास 4 बम गिरे। कतर के प्रधानमंत्री ने जो कहा वो सचमुच डराने वाला था। उन्होंने चेतावनी दी, पूरी तरह दूषित, न पानी न मछली, कुछ भी नहीं। मतलब अगर इस प्लांट को नुकसान पहुंचता और रेडियो एक्टिव कचरा पानी में मिल जाता तो पूरी खाड़ी में चिरनोबिल जैसी आपदा आ सकती थी। पीने का पानी, समुद्री जीवन, सब कुछ पीढ़ियों के लिए तबाह हो जाता। अब एक तरफ तो ये न्यूक्लियर टेंशन चल रही थी और ठीक उसी समय अमेरिका लगातार अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दे रहा था। 21 मार्च से लेकर 6 अप्रैल के बीच अमेरिका ने 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 4 अल्टीमेटम दिए। उनकी मांग बिल्कुल साफ थी, ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य को कमर्शियल जहाजों के लिए तुरंत खोले। लेकिन ईरान ने इन सभी चेतावनियों को सिरे से नजरअंदाज कर दिया और जाहिर है इसका नतीजा ये हुआ कि कूटनीतिक तनाव हर दिन और भी खतरनाक स्तर पर पहुंचता गया। चलिए अब जरा ग्राउंड पर क्या हो रहा था वो देखते हैं। 3 अप्रैल को जो हुआ वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म से बिल्कुल कम नहीं था। ईरान ने एक अमेरिकी F-15E फाइटर जेट को मार गिराया। इसके बाद CIA ने एक बेहद जटिल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सबसे पहले दुश्मन को चकमा देने के लिए ये झूठी खबर फैलाई गई कि पायलटों को बचा लिया गया है। फिर 7000 फीट की ऊंचाई पर छिपे उस पायलट की लोकेशन ट्रेस की गई जिसने अपने रेडियो से बस 3 शब्दों का मैसेज भेजा था। और आखिर में डेल्टा फोर्स और सील टीम 6 को सीधे वहां उतारकर एक शानदार रेस्क्यू को अंजाम दिया गया। लेकिन ये रेस्क्यू जितना सिनेमाई लग रहा है, इसकी कीमत भी उतनी ही भारी थी। आसमान में एक बहुत ही कड़ी टक्कर देखने को मिली। एक A-10 वॉर्थहॉक क्रैश हो गया, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हिट हुए और 2 ट्रांसपोर्ट विमानों को तो खुद अमेरिकी सेना को ही नष्ट करना पड़ा ताकि वो दुश्मन के हाथ न लगें। ये सारे नुकसान इस बात का साफ सबूत थे कि ईरान के आसमान पर अमेरिका के पूर्ण नियंत्रण का जो आधिकारिक दावा किया जा रहा था वो पूरी तरह से सच नहीं था। खैर, हवाई संघर्ष से वापस उसी 7 अप्रैल के 90 मिनट वाले काउंटडाउन पर लौटते हैं। आखिर वो युद्ध विराम हुआ कैसे? आपको जानकर हैरानी होगी कि इस अस्थायी शांति के पीछे एक बिल्कुल अप्रत्याशित मध्यस्थ था, पाकिस्तान। जी हां, पाकिस्तान के सेना प्रमुख और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच एक डायरेक्ट चैनल चल रहा था और इसी कूटनीतिक चैनल की मदद से इस युद्ध विराम को पक्का किया गया जिसने उस वक्त पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया था। लेकिन सच कहूं तो ये शांति बहुत ही कमजोर और खोखली थी। क्यों? क्योंकि युद्ध विराम की शर्तों को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी या कह लें कि असहमति थी। पाकिस्तान और ईरान का मानना था कि इस सीज़फायर के तहत लेबनान पर कोई हमला नहीं होगा, लेकिन अमेरिका और इजराइल का स्टैंड बिल्कुल अलग था। उनका कहना था कि लेबनान इस समझौते का हिस्सा है ही नहीं। इसी भारी कूटनीतिक कन्फ्यूजन का नतीजा था कि अगले ही दिन इजराइल ने लेबनान में अपनी सबसे घातक बमबारी शुरू कर दी। और ये जो कूटनीतिक उलझन थी
वो 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता में पूरी तरह से बेनकाब हो गई। बातचीत पूरे 21 घंटे चली। मुख्य मुद्दा जाहिर है परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका की मांग थी कि ईरान अगले 20 सालों के लिए अपनी सभी न्यूक्लियर गतिविधियों को सस्पेंड कर दे। इसके जवाब में ईरान केवल 5 साल के लिए राजी था। अब आप ही देखिए, 20 साल और 5 साल के बीच का गैप इतना बड़ा था कि शांति वार्ता बिना किसी नतीजे के बुरी तरह से फेल हो गई। शांति वार्ता के फेल होते ही चीजें और तेजी से बिगड़ी। अब यह संघर्ष एक कड़े आर्थिक युद्ध में तब्दील हो चुका था। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की सख्त नौसैनिक नाकेबंदी शुरू कर दी। अमेरिकी सेना ने काफी आक्रामक रुख अपनाते हुए 13 जहाज़ों को रास्ते में ही रोक लिया या उनका रूट बदल दिया। बात यहीं तक नहीं रुकी। अमेरिका ने साफ कर दिया कि चीनी जहाज़ों को भी रोका जाएगा, और जाहिर है इससे चीन को भी इस पूरे मामले में चेतावनी देने पर मजबूर होना पड़ा। अब जब दो बड़े देश लड़ते हैं तो उसका असर तटस्थ देशों पर भी पड़ना तय है। होर्मुज जलडमरू मध्य में तो हालात बेहद खतरनाक हो गए थे। भारतीय व्यापारी जहाज़ों पर, जिनमें एक ऐसा सुपर टैंकर भी था जो लाखों बैरल तेल ले जा रहा था, ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की गनबोट्स ने भारी फायरिंग कर दी। जरा सोचिए, हालात इतने खराब थे कि 8 भारतीय जहाज़ों को वहां से इमरजेंसी यू टर्न लेकर लौटना पड़ा। इससे भारत जैसे देशों की ऊर्जा आपूर्ति सीधा खतरे में पड़ गई थी। और इन सब घटनाओं का ग्लोबल मार्केट्स पर क्या असर हुआ? पूरी तरह से अफरा तफरी। मध्य अप्रैल में महज 24 घंटे के अंदर जो उतार चढ़ाव देखने को मिला वो सच में हैरान करने वाला था। 17 अप्रैल को ईरान अचानक कहता है कि होर्मुज जलडमरू मध्य खुला है। नतीजतन तेल के दाम तुरंत 10% गिर जाते हैं। लेकिन अगले ही दिन 18 अप्रैल को एक तीखा यू टर्न लिया जाता है। रास्ता फिर से बंद और वहां से गुजरने वाले जहाजों पर गोलियां। इस एक दिन के बदलाव ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया। इन सब अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बीच हमें यह भी देखना होगा कि आंतरिक राजनीति कैसे काम कर रही थी। 30 मार्च को इजरायल ने एक नया मृत्युदंड कानून पारित किया। ध्यान देने वाली बात यह है कि आतंकवाद से जुड़ा ये कानून केवल वेस्ट बैंक में रहने वाली एक विशिष्ट आबादी यानी फिलिस्तीनियों पर ही लागू होता था। ये इस बात का एक स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे आंतरिक विवाद और नीतियां अंतर्राष्ट्रीय तनाव को और भी ज्यादा जटिल बना देती हैं। तो अब हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिरी मुहाने पर खड़े हैं। 2 हफ्ते के उस युद्ध विराम की घड़ी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। 22 अप्रैल को जब ये मियाद खत्म होगी तो आगे क्या होगा? क्या दुनिया के नेता कोई बीच का रास्ता निकाल पाएंगे, या ये बटी हुई दुनिया एक बार फिर उस भयानक युद्ध की आग में धकेल दी जाएगी? जब वैश्विक शांति इतने अस्थिर और बदलते गठबंधनों पर टिकी हो तो भविष्य पर सवाल उठना लाजमी है। आखिर इस शांति की असली कीमत क्या है? इसी सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर खत्म करते हैं।